असीम मुनीर ने जब ये कहा था कि हिंदू हमसे अलग है, वो हमारे जैसा कभी हो नहीं सकता, उनके उस बयान के बाद पहलगाम, अब उनके इस बयान के बाद एक और पहलगाम की तैयारी। हम लोग तैयारी कर रहे हैं ऑपरेशन 2.0 की। असीम मुनीर का जो हालिया बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत जिसे आतंकवाद कहता है वो वास्तव में स्वतंत्रता के लिए एक वैध और कानूनी प्रक्रिया है। तो फिर जो उनका इंटरनल अनरेस्ट जो बालूचिस्तान में चल रहा है, तो उनके हिसाब से फिर वो भी उनके फ्रीडम फाइटर्स हुए। फ्रीडम फाइटर कभी भी निहत्थे लोगों को टारगेट नहीं करता। जो पहलगाम में हमला हुआ और वो भी धर्म पूछ के हमला हुआ, दोज वर टेररिस्ट, उनको हम टेररिस्ट बोलते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर इस मामले को उठाने की कोशिश की गई है, तो वो तो इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण चाहते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये भी उकसाने के लिए है? ये टेररिस्ट को नहीं उकसा रहा है। बिजली वहाँ है नहीं, खाना वहाँ है नहीं, पानी हमने उनका रोक लिया। सिर्फ ये मोटिवेशनल स्पीचेस के अलावा बचा ही क्या दे सकता है वो अपनी जनता को? यूएनएससी की अध्यक्षता पाकिस्तान को मिल गई है। एक देश जो टेररिज्म को जन्म देता है और फिर काउंटर टेररिज्म कमेटी में भी बैठता है, तो पुलिस भी मैं और चोर भी मैं। वो समय या वो स्थिति या वो दिन अब आ गया है कि पाकिस्तान समझ चुका है, वो तैयारी नहीं कर रहा है, आतंकवाद नहीं फैलाएगा। बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ताकत तुम बढ़ा के करोगे क्या जब तुम जंग लड़ने जाते हो और रफाल तुम्हारा गिर जाता है। क्या पाकिस्तान पर भारत अटैक करने वाला है? अब तमाचा नहीं, सीधा यू विल गेट अ पंच। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। भारत पाकिस्तान युद्ध एक बार फिर से होने वाला है। पहलगाम जैसी घटना बहुत जल्द आपको एक बार फिर से दिखाई दे अगर, तो अचरज की या चौंकने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन अभी मौजूदा वक्त में एक बार फिर से किसी बड़ी आतंकी घटना की साजिश पाकिस्तान के दिमाग में चल रही है। ये कैसे होगा और इसके पीछे क्या संकेत मिल रहे हैं, इन सभी बातों को आज इस पॉडकास्ट में हम डिकोड करने वाले हैं। असीम मुनीर कैसे एक बार फिर से भड़का रहे हैं पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को, आतंकियों को। वो आतंकी जो पाले तो उन्हीं के हैं, लेकिन यहाँ भारत में आकर, घाटी में आकर अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। इन तमाम बातों को डिकोड करने के लिए मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं ब्यूटी विद ब्रेन जिन्हें हम कहते हैं, गिनी चौधरी। आपको मैं बता दूं कि वो भारतीय वायुसेना में ड्रोन ऑपरेटर रह चुकी हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट पायलट हो रही हैं और अभी आपने वो तमाम जो गतिविधियां देखी हैं, वो ड्रोन्स जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किया था, उसे भी वो ऑपरेट कर चुकी हैं। एलएम ऑपरेटर वो रह चुकी हैं। तो फटाफट से हम उन्हें बोर्डिंग पास देते हैं। बहुत स्वागत है गिनी जी आपका। थैंक यू सो मच। सीधे अगर मैं इस बात के ऊपर ही आ जाऊं कि पाकिस्तान का जो दिमाग है वो एक बार फिर से भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। असीम मुनीर का जो हालिया बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर में तो दरअसल आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं मेरे व्यूअर्स को अगर एग्जैक्ट उनका बयान बताऊं, कराची में उनकी तरफ से कहा गया कि भारत जिसे आतंकवाद कहता है वो वास्तव में स्वतंत्रता के लिए एक वैध और कानूनी प्रक्रिया है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है वो सीधे सीधे आज़ादी से जोड़ दिया उन्होंने कश्मीर की। तो इस पर आपका क्या स्टेक है? देखिए शालिनी, जब भी ऐसा कोई जियो पॉलिटिकल मैटर होता है या कोई स्टेटमेंट कोई किसी देश का नेता देता है, वो जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो जो नैरेटिव बोल लीजिए, जो नैरेटिव होता है वो किसी पर्सपेक्टिव के बेसिस पे होता है और जो पर्सपेक्टिव होता है वो फैक्ट्स के बेसिस पे होता है। तो अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान ने हमेशा ट्विस्टेड फैक्ट्स या हाफ बेक्ड फैक्ट्स जिनको बोल सकते हैं, उनका हमेशा सहारा लिया अपना नैरेटिव बनाने के लिए। तो फैक्ट्स तो उनके पास कुछ है नहीं। रही बात टेररिस्ट को फ्रीडम फाइटर के साथ कंपेयर करना, तो मैं ये कहूँगी तो फिर जो उनका इंटरनल अनरेस्ट जो बालूचिस्तान में चल रहा है, तो उनके हिसाब से फिर वो भी उनके फ्रीडम फाइटर्स हुए। अगर वो हमारे देश में ये जो टेररिस्ट आ रहे हैं, इनको फ्रीडम फाइटर्स, इनको स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं, तो उनके जो इंटरनल अनरेस्ट है दैट इज़ ऑल्सो फ्रीडम फाइटर्स ना। सो ये तो उसमें बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताऊंगी एक टेररिस्ट और एक फ्रीडम फाइटर में। फ्रीडम फाइटर कभी भी निहत्थे लोगों
को टारगेट नहीं करता। उसकी जो जंग होती है वो हमेशा एक कॉज के लिए होती है। वो हमेशा या तो मिलिट्री को टारगेट करेगा, किसी गवर्नमेंट को टारगेट करेगा। जो पहलगाम में हमला हुआ और वो भी धर्म पूछ के हमला हुआ, दोज वर टेररिस्ट, उनको हम टेररिस्ट बोलते हैं। जो टेररिस्ट या डर फैलाए, जो किसी आइडियोलॉजी को या बोल लीजिए किसी पॉलिटिकल एम के वजह से उनका जो मकसद होता है उसकी वजह से ये सब वारदात करते हैं, तो दे आर टेररिस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आई थिंक हर पढ़ा लिखा इंसान ये जानता है कि वो टेररिज्म का एक्ट था और ना ही कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे। दे वर टेररिस्ट डेफिनेटली। इसके पहले भी असीम मुनीर ने जब ये कहा था कि हिंदू हमसे अलग है, वो हमारे जैसा कभी हो नहीं सकता, हिंदू और मुस्लिम के बिना पर ही पाकिस्तान अलग हुआ था, उनके इस बयान के बाद ही हमने देखा पहलगाम हुआ, जहाँ पे पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। तो उनके उस बयान के बाद पहलगाम, अब उनके इस बयान के बाद कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, डेफिनेटली ये एक और पहलगाम की तैयारी। देखिए, अगर हम उसकी स्टेटमेंट को इस वारदात जो पहलगाम हमला हुआ इससे कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये इस बात की तो पुष्टि करता ही है कि पाकिस्तान का ही इसमें हाथ है। जो इंडिया हमेशा से बोलता आया है, भारत हमेशा से बोलता है कि पाकिस्तान ही जो है वो टेररिस्ट को का जन्म कर रहा है, वहाँ पे पनप रहे हैं टेररिस्ट, तो ये इस बात की पुष्टि एक करता है। दूसरी बात ये कि क्या इसकी स्टेटमेंट से हम नेक्स्ट कुछ मूव या पाकिस्तान का ऐसा हमला एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, एज अ डिफेंस ऑफिसर मैं ये बोलूँगी कि हमारी सेना एज आ कंट्री हमें हमेशा तैयार रहना है। इस टाइम ज़रूरी है कि अपनी इंटेलिजेंस वहाँ पे बढ़ाएं। जो चूक हुई थी पहलगाम के टाइम पर, तो वो इंटेलिजेंस वहाँ पर हमें बढ़ाने की ज़रूरत है और अपनी तैयारी हमेशा जारी रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखेंगे इंडिया इज़, आई वुड से, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है जो हमारे जोग्राफिकल लोकेशन है, कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारे जो रिलेशंस हैं इतने एमिकेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी हमारी फ़ौज कभी हमारे लिए पीस टाइम है ही नहीं। हम हमेशा उसकी तैयारी करते रहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है तो हमें एज अ नेशन तैयार होने की ज़रूरत है। दैट्स इट। लेकिन ये क्या इस ओर भी इशारा नहीं कर रहा है? क्योंकि इंडिया हमेशा से इसे द्विपक्षीय मामला मानता रहा है। अमेरिका भी अगर बीच में आने की कोशिश करे, कोई दूसरा देश आने की कोशिश करे, तो भारत ने कहा रहने दो, हमारा इंटरनल मामला है, 2 देशों का है, हम उसको सुलझा लेंगे। डेफिनेटली इट्स अ बायलैटरल मैटर। हाँ, लेकिन हमने ये देखा है कि असीम मुनीर की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर इस मामले को उठाने की कोशिश की गई है, तो वो तो इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण चाहते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये भी उकसाने के लिए है? देखिए, उकसाने के लिए तो है। जो स्टेटमेंट्स आसिम मुनीर अभी दे रहा है, मैं बोलूँगी ये टेररिस्ट को नहीं उकसा रहा है। टेररिस्ट इज समथिंग जो वो खुद ही, टेररिज्म का जन्म पाकिस्तान में हो रहा है। तो अब आसिम मुनीर को इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल टीवी पे आकर ये वहाँ पे उकसाने की ज़रूरत नहीं है। अब आसिम मुनीर उनको तो वैसे ही मोटिवेट कर सकता है, उकसा सकता है, वो तो उसी ने वहाँ पे जन्मे हैं, वहीं पे पनप रहे हैं, तो कर सकता है। तो मैं ये बोलूँगी ये आई थिंक अपनी आवाम के लिए जो जितनी भी स्टेटमेंट देते हैं अपनी नागरिकों के लिए देते हैं। क्योंकि अब देखिए क्या बचा है उनके नागरिकों के पास। बिजली वहाँ है नहीं, खाना वहाँ है नहीं, पानी हमने उनका रोक लिया, तो अब बचा क्या उनके पास? सिर्फ ये मोटिवेशनल स्पीचेस के अलावा बचा ही क्या दे सकता है वो अपनी जनता को? आप खुद देखिए उनके खुद के बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्या आर दे स्टेइंग इन पाकिस्तान? कोई अपना खुद का बच्चा वहाँ उनका पढ़ता नहीं है। और आप ये देखिए जो आसिम मुनीर, जो इनका जो सरकार है पूरी, ये मिलिट्री बैकअप है सब कुछ, एंड उसी के पीछे हाइड आउट्स में इनके टेररिस्ट है। मिलिट्री की आड़ में ही वो जो टेररिस्ट जो पल रहे हैं। तो अभी आवाम को मोटिवेशन या उनके लिए क्या जीने का सहारा बोल लीजिए तो यही रह गया आसिम मुनीर की यही सब बातें। That's it. एक और चीज़ जिससे भारतीय बहुत ज़्यादा चौंके थे, जिस समय यूएनएससी की अध्यक्षता पाकिस्तान को मिल गई, हालांकि वो आई गेस रोटेशन के तहत हुआ है ऐसा। हाँ, तो ये तो बहुत ही मैं क्लैरिफाई इस चीज़ में कर दूँ, ये पहली बार नहीं हुआ है। आई थिंक दिस इज़ 8th टाइम उनको ये अध्यक्षता मिली है और ये रोटेशन बेसिस पे होता है। प्लस आई थिंक 2013 के बाद अब मिली है इनको। और इसमें आप देखेंगे नॉन परमानेंट मेंबर्स को जो अध्यक्षता मिलती है वो वाली है। इसमें इनको कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, कोई वीटो पावर नहीं है जो परमानेंट मेंबर्स के पास है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक दे आर डीलिंग विद सम अदर कमिटी, सम तालिबान कमिटी एंड काउंटर टेररिज्म कमिटी
कि इनको प्रेसिडेंसी मिली है इस बार। तो इवन आई वुड वांट टू सी कि एक देश जो टेररिज्म को जन्म देता है और फिर काउंटर टेररिज्म कमिटी में भी बैठता है, तो पुलिस भी मैं और चोर भी मैं, और देखते हैं कैसा क्या परफॉर्म करता है पाकिस्तान, उसमें क्या किसी काम का है या नहीं। ये सारे बयान मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ हाँ जी। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे डिकोड करके बताएं और ये समझाएं कि उनकी मंशा इसके पीछे क्या है। एक आम आदमी गिनी जी जब इन चीज़ों को सुनता है या देखता है ना, तो वो बहुत समझ नहीं पाता है कि इसके पीछे का उनका पर्पस क्या होगा। आप इसको बखूबी समझ सकती हैं। अब यूएनएससी की अध्यक्षता भगवान भरोसे भाग्य भरोसे जो पाकिस्तान को मिली, तो उसमें भी वो काम क्या कर रहा है, वहाँ पे भी उसका एक ही काम है। मैं मेरे व्यूवर्स को बताऊं कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के जो राजदूत हैं उनकी तरफ से, असीम इफ्तिखार साहब की तरफ से ये कहा गया कि कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए यूएनएससी को अब बीच में आना चाहिए। अभी भी वो यही काम वहाँ पे पहुँच के भी कर रहे हैं। मतलब द्विपक्षीय मामला जो हमारा, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश, वो ये चाह रहे हैं कि यूएनएससी अब इसमें कूदे, दूसरे देश अब इसमें कूदें। देखिए, पाकिस्तान ने तो हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये बाईलैटरल मैटर है इंडिया और पाकिस्तान का। इनफैक्ट इंडिया के लिए अब ये सिर्फ पीओजे का मामला है, कश्मीर का भी कोई मामला नहीं है। हमें अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर चाहिए, हमारा तो यही मामला है। तो अब पाकिस्तान जो है ये विक्टिम कार्ड प्ले करता है और देशों को इन्वॉल्व करता है। तो दिस इज़ व्हाट दैट कंट्री इज़ लेफ्ट विद। और क्या है, अगर आप देखेंगे यूएनएससी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन 47 1948 में जो आए थे, उसकी कुछ शर्तें थी। जब बात हुई थी कि वहाँ पर कश्मीर में प्लेबिसिट होना चाहिए, तो उसकी कुछ शर्तें थी। जो उसकी पहली शर्त थी वो ये थी कि वहाँ से पाकिस्तान डी मिलिटराइज करेगा अपनी जितनी भी सेना है और अपना जितने भी टेररिस्ट हैं, जितने भी ट्राइबल्स उन्होंने वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की है, उसको रिमूव करेगा। और दूसरी शर्त थी कि इंडिया फिर भी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी या बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जितनी मिलिट्री चाहिए वो वहाँ रखेगा। तो जब पहली ही शर्त उन्होंने पूरी नहीं की, और ये 47-48 की बात हो रही है, तब जब वहाँ पे कश्मीरी पंडित भी होते थे। तो अब बताइए, अब जब वहाँ पे अब ना कश्मीरी पंडित है, आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है, तो अब आप यूएनएससी का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं? नो, इट इज़ टू लेट। अब तो ये बाईलैटरल मैटर है। अब कोई और देश, और मैं इस चीज़ में एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ शालिनी, कि कोई और देश हमारे देश के मामले में इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा, इसमें सिंपल सा, समबडी आस्क्ड मी दिस कि आपकी फेवरेट कोई जियोपॉलिटिकल कोड बताइए, तो मैं आज ये समझती हूँ, आज जो पूरे विश्व का हाल है वो यही है कि दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, दे आर नो परमानेंट एनिमीज, दे ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो अगर किसी कंट्री को उसमें इंटरेस्ट होगा तो वही उसमें इन्वॉल्व होगी, otherwise nobody is interested in your personal matters. So that is my take on this कि undoubtedly it's a bilateral matter. लेकिन अमेरिका का इसमें कोई पर्सनल प्रॉफिट हो सकता है, जैसे आपने कहा कि जब तक देखिए, फायदा, I'll won't be able to comment on this, but अगर किसी का पर्सनल होगा तो वो भी हमारे सामने आएगा, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई देश इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसकी जो कंडीशंस थी यूएनएससी ने पहले ही इतने साल पहले बताई थी, वो कंडीशन ही पूरी नहीं हुई है। तो आई डोंट थिंक सो दैट कोई और कंट्रीज में इन्वॉल्व होगी। भारत पाकिस्तान की पिछली जंग जितनी रही है, हम चाहे इस बार के ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, तो आपको कभी ऐसा लगा, क्योंकि हर बार पाकिस्तान एक वार करता है और हम उसको बखूबी मजा चखाते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि हमने उसको जवाब दे दिया है, अब उसको समझ आ जाना चाहिए, और वैसे भी पाकिस्तान भारत से कभी लड़ नहीं सकता है, किसी भी स्थिति में नहीं लड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि वो समय या वो स्थिति या वो दिन अब आ गया है कि पाकिस्तान समझ चुका है, वो तैयारी नहीं कर रहा है, आतंकवाद नहीं फैलाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक एज अ फौजी, हमारी फ़ौज बहुत अच्छे से जानते हैं, हम अपने दोस्तों को नहीं पर अपने दुश्मनों को बहुत अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, पाकिस्तान ये सब करेगा एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बस। तो दैट इज़ अ स्टेट। हम लोग तैयारी कर रहे हैं ऑपरेशन 2.0 की, एंड लेट्स सी अब होता है क्या। हम लोग तैयारी कर रहे हैं ऑपरेशन 2.0 की। इसके ऊपर मैं आपसे थोड़ा और डिटेल में समझना चाहूँगी, क्योंकि जो मेरे पास अभी खबर है, जो मीडिया में सारी खबरें तैर रही हैं, वो यही है कि हम बहुत से मेड इन इंडिया हथियार इस वक्त बना रहे हैं। हमने वेपन और शिप वो तैयार करने की ठान ली है जो मेड इन इंडिया रहने भी वाले हैं, और इनसे न सिर्फ पाकिस्तान, आपने अभी कहा ना, हम अपने दुश्मन को बखूबी जानते हैं, तो चाइना और बाकी जो रेंज हमारी है वो बहुत आगे तक की है पाकिस्तान से भी। तो थोड़ा इसको अगर आप डिटेल में समझाएं।
ऑपरेशन सिंदूर उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, जहाँ पे हमने इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिस्टम्स यूज़ किए। हमने ब्रह्मोस इस्तेमाल किया, अपना आकाश इस्तेमाल किया, उसके अलावा कई इंडिजिनियसली डेवलप्ड लॉट म्यूनिशंस भी इसमें हमने यूज़ किए। तो कहीं ना कहीं एक मैं बोल सकती हूँ किसी भी देश को डिप्लोमेसी सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री चाहिए। और वो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैसे होगी? जब आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होंगे और अपने खुद के ही हथियार, खुद का ही जो सिस्टम है, अपने हथियार खुद बनाएंगे। तो यस, डेफिनेटली इंडिया आत्मनिर्भरता पे काम कर रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन लाइन हैं। अगर आप देखेंगे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी अब इंडिया अपना बना रहा है, जिसको AMCA बोल रहे हैं। ऑल्दो इट विल टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। ये आपसे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर था, मैंने जब रिसर्च किया, स्टडी की, तो मैंने ये पाया कि पाकिस्तान के ज़्यादातर हथियार, रॉकेट, मिसाइल जो हैं, उनकी रेंज इंडिया है। मतलब दिल्ली है, दिल्ली से थोड़ा आगे है, और इनफैक्ट जो उनके पास बहुत बढ़िया जो हथियार हैं उनका भी हमारे साउथ तक की रेंज है। लेकिन इंडिया के पास जो हथियार हैं उनकी रेंज सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, उनकी रेंज पाकिस्तान से बहुत आगे। तो मतलब हम तो तैयारी बहुत आगे की कर रहे हैं, हमारा निशाना पाकिस्तान नहीं है। वो इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिस्टम, आई वुड से अग्नि, अगर आप देखेंगे हमारे ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी रेंज आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5000 से आगे जाती है। सो 5000 किलोमीटर्स। सो यस, इंडिया, और ये अभी नहीं, अग्नि आज नहीं बनी है, बहुत साल पहले का प्रोजेक्ट है, जब APJ अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट थे, उनका इनिशिएटिव है ये सब। तो डेफिनेटली वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। एंड पाकिस्तान जो यूज़ कर रहा है, आप देखेंगे तो पाकिस्तान इज़ यूजिंग चाइनीज़ इक्विपमेंट्स। और मैं कहूँगी ऑपरेशन सिंदूर ऐसा मोमेंट रहा है जहाँ पे चाइनीज़ ने कहीं ना कहीं अपने एक्सपेरिमेंट किया है अपने इंस्ट्रूमेंट, अपने सिस्टम्स का, और वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है। तो अब देख लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ चाइनीज़ जो है वो कभी भी पाकिस्तान को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देगा ही नहीं, हमेशा एक्सपोर्टेड वर्जन देगा, बैड क्वालिटी प्रोडक्ट देगा। दैट पाकिस्तान हैज़ टू अंडरस्टैंड ना। जो हम चाइना के माल की बात करते हैं कि सुबह से शाम तक भी नहीं चलता है, वो वैसा वाला माल पाकिस्तान को देता है, वो भी डिफेंस के मामले में। अपने लिए अच्छा रखेगा ना, चाइना को अपने लिए अच्छा रखेगा, पाकिस्तान को क्यों? मतलब ऑब्वियसली आप खुद सोच के देखिए। सो दैट इज देयर। वो ये तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख ही लिया था, बाय द वे। तो मुझे लगता है पाकिस्तानियों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि तुम एक्सपायर्ड वर्जन और सबसे खराब क्वालिटी का जो हथियार है उससे भारत से जीतना चाहते हो। सो आई थिंक इट इज़ नाउ टाइम कि हर देश अपने देश में ही कुछ बनाए, जिस तरह से इंडिया इंडिजिनियसली उस राह पे चल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आजकल देखिए कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इजराइल ईरान चल रहा है, रशिया यूक्रेन, कुछ ना कुछ हर देशों के बीच में चल रहा है। तो वो अपनी बचाएंगे या दूसरे देश को एक्सपोर्ट करेंगे? सो दैट इज आपका ये जो अभी का जवाब है, ये तो उस बात से मैच करता हुआ मुझे मिल गया गिनी जी, जिसमें हमारे जो उप सेना प्रमुख हैं राहुल R सिंह, हाँ जी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हराया है, उन्होंने ये कहा है कि 3 देशों को हमने हराया और उसमें चाइना का नाम है। और वही बात तो अभी आपने कह दी कि चाइना के जो हथियार थे वो कैसे विफल हुए, और उसको ये समझ आ गया कि उसने क्या बनाया है। तो आपकी बात और उनकी बात तो मैच करती हुई दिख रही है। देखिए, बट एट द सेम टाइम इंडिया एज अ कंट्री, अपने दुश्मनों को हम फिर भी कमज़ोर नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर हम कमज़ोर समझेंगे तो फिर जंग ही नहीं हुई ना, फिर तो हम किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? डेफिनेटली हम कैपेबिलिटी के टर्म्स में पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। तो अगर हम ऑपरेशन की बात करें कि अभी भी जारी है, तो अगर हम पाकिस्तान वाज एट लेवल 1 और हम लेवल 2 पे थे, तो पाकिस्तान अब लेवल 2 से ऊपर जाने की तैयारी करेगा। तो हमें 3 नहीं, अब हमें 4 या 5 लेवल पे पहुंचना है, तो हमें इतना सोचना पड़ेगा। तो एंड अगर चाइना की बात करें तो चाइना देखिए कैपेबिलिटी के मामले में कहीं ना कहीं एट पार है हमारे, और कुछ जगहों पे हमसे आगे भी है। तो एज अ कंट्री हमें ये सोचना है कि हमें, बिकॉज इफ इट इन केस इट्स टू फ्रंट, तो हमें क्या करना होगा। तो नॉनदलेस वैसे राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन पाकिस्तान, बिकॉज वही हमारा एक ऐसा दुश्मन मैं बोल सकती हूँ जो कभी बाज नहीं आता, तो हम उसी पे अभी फोकस करेंगे। यस, ये आपने जो अभी कहा गिनी जी कि वो 3 पे आ चुका है, तो अब हमें 4 और 5 की तैयारी करनी है। इस 4 और 5 की तैयारी से ही जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कैसे बंकर बस्टर
ढूंढा है भारत की तरफ से। मैं अपने व्यूवर्स को भी याद दिलाऊं कि हालिया दिनों में आपने ये जितने भी दो देशों के बीच के युद्ध देखे हैं, उसमें कैसे जो आतंकवादी थे वो भी बंकर बना के छुपे हुए थे, जो दुश्मन थे वो भी ऐसी जगह पर थे जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। आप जमीन के ऊपर तो किसी को मार सकते हो, अगर कोई बंकर बना के कई फुट नीचे रह रहा है जमीन के, तो उसको मारना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भारत ने अब इसकी भी तैयारी कर ली है, और मैं तो ये जो पढ़ रही हूँ कि 100 मीटर नीचे तक तबाही मचा सकता है। हाँ जी, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो हाल ही में यूएसए ने अपने B2 बॉम्बर्स से अपने MOP बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो ईरान के न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में, तो उसमें वो देखिए ऑलमोस्ट आई थिंक 60 मीटर्स तक अंदर गया है। ये कुछ नहीं होता, इट्स अ बॉम्ब जो कंक्रीट को के अंदर जाता है। ये एक डिलेड फ्यूज़ होता है इसमें, तो अंदर तक वो जाएगा। वो कुछ टाइम के बाद, जैसे कि जितनी भी उसकी रेंज है, अगर 80 से 100 मीटर अंदर जाएगा तब जाके डेटोनेट होगा, तब जाके फटेगा। फॉर आप बोल लीजिए टारगेट्स लाइक कोई न्यूक्लियर स्टोरेज होता है, कोई टेररिस्ट टारगेट है जो अंदर बंकर बना के बैठे हैं, तो उन सब टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स यूज़ होते हैं। एंड इंडिया इज़ डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट। हमारी अग्नि 5 का जो नया वेरिएशन है, वी आर वर्किंग ऑन इट। हम उसको बंकर बस्टर विथ ऑलमोस्ट आई थिंक 8000 kg का वॉरहेड, 8 टन के kg का वॉरहेड है ये, वो जो जैसा आपने बताया 80 मीटर्स टू 80 टू 100 मीटर्स तक अंदर जाकर वो डिस्ट्रॉय कर सकता है टारगेट को। सो डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन इट। तो वो वेरिएंट अग्नि 5 का बन रहा है अभी। और ये सारी तैयारी इसलिए ताकि पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो अगर जमीन के अंदर भी छुप करके बैठे हैं तो उन्हें भी मारा जा सके। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये हम तैयारी क्यों करते हैं? इंडिया तो हमेशा से पहला वार नहीं करता है ना, नो फर्स्ट यूज़ है हमारी तो पॉलिसी है। और पर ये भी है, अब ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया कि हम छेड़ते नहीं है, बट अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं है। तो ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स या ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारे इंडिया में, ये किस लिए होती है? ये जनरली एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए होती है कि अगर हमारे दुश्मन को पता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, तो वो ज़रूरत ही नहीं करेगा वैसा कुछ करने का, हम पर वार करने का, या सो ये डेटरेंस क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने बनाया, हमें यूज़ करना है, हमें तबाही करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज़ फॉर आवर सेफ्टी, फॉर आवर डिफेंस, फॉर आवर डेटरेंस, आई वुड से। तो इन सब चीज़ों के लिए अपनी, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि अपनी डिप्लोमेसी अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमें मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करनी है, डिप्लोमेसी सक्सेसफुल करनी है तो मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करनी है। तो मिलिट्री स्ट्रॉन्ग ऐसे ही होगी, खुद डेवलप करके। लेकिन जमीन के भीतर छुपकर हाँ जी, तो ज्यादातर आतंकी रहते हैं। जब सेनाओं की लड़ाई होती है तो वो आमने सामने की होती है, जितना हमने सुना है। हाँ जी। हमने पीछे इजराइल की जंग में ये देखा कि जो आतंकी थे वो कैसे बंकर बना के रह रहे थे, कैसे पूरी सुरंग का एक शहर बना हुआ था। तो अगर मैं उससे कनेक्ट करके ये समझने की कोशिश करूं तो क्या ये यही है? क्योंकि ये आपका जितना पीओके का इलाका है, या खासकर वो गढ़ हैं जहां पाकिस्तान के आतंकी रह रहे हैं, तो उन्हें मारने के लिए अगर एक बार फिर से ऐसा कोई ऑपरेशन हमारे होगा, पास ये कैपेबिलिटी है तो ये किया जा सकता है। तो ये दुश्मन देश को अब समझना है कि वो क्या कर रहा है आगे, बिकॉज वी हैव द कैपेबिलिटी, वी आर वर्किंग ऑन इट। तो वही डेटरेंस भी क्रिएट करता है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी सिचुएशन आई है तो यूज होंगे हमारे ये सारे इक्विपमेंट्स और सारे बॉम्ब्स, डेफिनेटली।
मैं थोड़ा ये भी समझना चाह रही हूँ, मैं इतनी देर से भी जब आपसे बात कर रही हूँ तो आप बार बार फौज शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, फौजी शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, और बीते कई सालों में हमने ये देखा भी है कि हमारी कैसे तीनों सेनाएं अब मिलके काम करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हो सकता है मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि वायुसेना ने तो काम किया, लेकिन जो हमारी समुद्र वाले जितने सैनिक थे उन्होंने क्या किया। हम क्यों ये कह रहे हैं कि ये जो तीनों सेनाएं हैं ये इनका जॉइंट ऑपरेशन था, तो थोड़ा अगर आप इसको समझाइए। देखिए, जॉइंट ऑपरेशन ऐसे था कि आज एयरफोर्स के पास जो इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स हैं वही सिस्टम्स नेवी और आर्मी के पास भी है। अगर आप देखेंगे अब सिर्फ पायलट्स एयरफोर्स में नहीं होते, अभी आपके मिलिट्री, आपके आर्मी एविएटर्स भी हैं, आपके नेवल एविएटर्स भी हैं। तो दैट्स हाउ कि वो भी इस ऑपरेशन सिंदूर में साथ जुट होकर काम हुआ है। तो एयरफोर्स सिर्फ एयरफोर्स नहीं रह गई है, वो तीनों मिलके जो सेनाएं काम करती हैं। और अगर नेवी जिस दिन फुल ऑन अपने रूप में आ गई तब तो फिर पाकिस्तान का खेल ही ख़त्म है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर देम। हाँ, ये कितना मुश्किल रहता है अगर आप थोड़ा समझाएं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जब हमने एयर स्ट्राइक की थी कि हम उनकी सरजमीन में घुसे थे और फिर हमने मारा था। इस बार हमने ये सुना कि हम तो उधर गए भी नहीं और इधर से ही हमने उधर मार दिया। और मैं ये पूरी दावे के साथ सोच सकती हूँ, कह सकती हूँ कि अब हम जब अगला बार करेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा और टेक्निकली स्ट्रांग रहने वाला है। तो वो कैसे होता है? डेफिनेटली शालिनी, हर कॉन्फ्लिक्ट पहले कॉन्फ्लिक्ट से डिफरेंट होता है, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट में आपने कुछ लेसन सीखे होते हैं, कुछ गलतियां की होती हैं, तो वो आप इम्प्रूव करके अगले कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं। और प्लस जैसे कि मैंने कहा कि जब भी ऐसे कोई छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हुए या किसी देशों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या कोई वॉर हो रही है जो ज़्यादा दिन नहीं चली, तो इसमें होता क्या है, आपको आपके एडवर्सरीज की कैपेबिलिटी पता चल गई। अब पाकिस्तान को हमारी कैपेबिलिटी, स्ट्रैटेजी पता चल गई, हमें उनकी पता चल गई। सो नाउ इट्स टाइम टू चेंज इट ना। तो अब ऑब्वियसली कि हम वही जिस स्ट्रैटेजी या जिस टैक्टिक्स से हम अभी लड़े थे ऑपरेशन सिंदूर में, हम फिर से वो नहीं करेंगे, क्योंकि नाउ हमारा हॉस्टाइल नेबर जानता है कि हम ये करने की क्षमता रखते हैं। तो डेफिनेटली हमारे कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ सामने आएंगी अगले, अगर कभी होता है तो जो उन्होंने नहीं देखी होंगी, तो हमें भी तभी पता चलेगा। एंड डेफिनेटली इस बार हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो प्रिसिशन अटैक्स किए हैं, देखिए बिल्कुल कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है, और जो टारगेट था वही एकदम डिस्ट्रॉय हुआ। उनकी फोटोग्राफ्स भी हमें टाइम स्टैम्प के साथ देखने को मिली है, सो विच इज़ वेरी कमेंडेबल आई वुड से। तो ये जो तैयारी है, मेरा बार बार सवाल, और मुझे लगता है न सिर्फ मेरा, पाकिस्तानियों का भी संदेह, हाँ जी, ये ज़रूर होगा कि साम दाम दंड भेद हर तरह से इतनी तैयारी भारत क्यों कर रहा है। क्या पाकिस्तान पर भारत अटैक करने वाला है? वो इसलिए भी क्योंकि पीएम की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि अब ज़रूरी नहीं है कि पहला तमाचा तुम ही मारो। बिल्कुल। हमें अगर ये लगा कि तुमने कुछ गड़बड़ की है तो शुरुआत इधर से भी हो सकती है। हाँ। देखिए, जैसे हम बोलते आए ना कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें खुला हाथ मिला है और ये वो, तो हम डेफिनेटली हम ऑफेंसिव गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, और ये कहीं ना कहीं हर पूरे विश्व के को ये बोल सकते हैं मैसेज पहुंचाया गया कि व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। तो हम ऑफेंसिव जाने के केपेबल हैं। ऐसा नहीं है कि अब हमेशा पहले तमाचा तुम मारोगे, अब तमाचा नहीं, सीधा व्हाट डू यू कॉल दैट, यू विल गेट अ पंच। इसका मतलब मैं क्या समझूं कि हमने डेडली वेपन S-400 भी अब अपने पास रख लिया है, सुखोई जेट हम और ख़रीद रहे हैं, क्या ये भी पाकिस्तान को मारने की तैयारी है? देखिए, ये पाकिस्तान को मारने की तैयारी ऐसे नहीं बोल सकते, ये अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करने की तैयारी है, डेफिनेटली अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने की तैयारी है। जिस तरह से पाकिस्तान रिपोर्ट्स में आया था, पाकिस्तान भी अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है और चाइना से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ले रहा है। तो हमारा भी, जैसे कि हम इंडिजिनियसली तो बना ही रहे हैं अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, बट जब तक वो आता है तो सुकोई 30s का एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। देखिए, अब Su-30 हमारे पास पहले भी एक 4th जनरेशन जहाज़ रहा है, और हमारा इंडिया का रशिया के साथ ये जो मिलिट्री इम्पोर्ट जो होता है, तो वो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा रहा है हमेशा से। तो डेफिनेटली S-400 जो अगेन एक रशियन सिस्टम है, तो डेफिनेटली इंडिया वो इंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है दोबारा से, मतलब क्योंकि S-400 ने अपना, इट हैज़ प्रूव्ड इट्स मेटल इन ऑपरेशन सिंदूर। एक बहुत ही बखूबी एयर डिफेंस सिस्टम रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, एकदम सक्सेसफुल सिस्टम रहा है आई वुड से।
तो कहीं ना कहीं उसके इंडक्शन की बातें और Su-35 जनरेशन, आई वुड से सुखोई जेट्स 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेने की बात Su-57 की भी चल रही है. सो आई एम श्योर इंडिया इज वर्किंग टुवर्ड्स इट. आप ये कह रही हैं कि भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा हाँ है, जी. और पाकिस्तान ये कह रहा है, और हमारे यहाँ भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ताकत तुम बढ़ा के करोगे क्या जब तुम जंग लड़ने जाते हो और राफेल तुम्हारा गिर जाता है. तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन जरूर करता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने भारत को आता नहीं है. और ऐसे लोग उधर ही नहीं है, इधर हमारे अपने देश में भी हैं. ये सवाल कि राफेल क्या आई गिरे, एम सरप्राइज्ड कि ये अभी तक लोगों के जहन में ये अगर सवाल है, तो मैं इसका यही जवाब देती हूँ. देखिए कि जितने भी जहाज, जितने भी सिस्टम्स हैं, आपको क्या लगता है एज अ फौजी, क्या वो, और एज अ देश, क्या वो आपने म्यूजियम में रखने के लिए रखे हैं? नो, वो यूज़ करने के लिए रखे हैं. तो सिस्टम यूज़ होगा तो वो गिरेगा भी. और अगर वो गिरा है, और ये सवाल आता था कितने गिरे, 5 गिरे, 10 गिरे, मैं बोलती हूँ एज अ फौजी, यू विल सी जितने भी हमारे डिफेंस ऑफिसर्स ने इसमें जो भी स्टेटमेंट दिए, वो इतना डिप्लोमेटिकली, इतने स्मार्टली स्टेटमेंट दिए. वी डोंट वांट टू टेल आवर कैपेबिलिटी. हमें नहीं बतानी कि हमारी कितनी कैपेबिलिटी कम हुई है या ज़्यादा हुई है. अगर आप समझते हैं कि 10 गिरे हैं, 50 गिरे हैं, अगर पाकिस्तान ये समझता है, उसका ये नैरेटिव है, पहले बात तो उसका नैरेटिव एकदम बोगस है. अगर वो नैरेटिव है भी, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी स्ट्राइक प्लान करेंगे, तो माइनस डोज रफाल प्लान कीजिएगा. सो दैट इज माई टेक ऑन दिस. लेकिन देश के कुछ लोग और विपक्ष भी ये कहता है कि हम आपके साथ हैं, राफेल गिरे हम उसके भी साथ हैं, लेकिन इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए कि आप ये बताइए कि हाँ हमने, आप जैसे बढ़ा चढ़ा के ये बता रहे हैं, ये विपक्ष का कहना है और देश के कुछ लोगों का, कि आप जैसे ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ, तो आप देश के साथ ये पारदर्शिता रखिए और ये बताइए कि राफेल का नुकसान हुआ. कि देश जान के करेगा क्या उसका, मैं ये जानना चाहती हूँ. इट इज लाइक अपने पत्ते खोलना, अपनी कैपेबिलिटी कितनी कम हुई है या कितनी ज्यादा है या कितनी बची है, वो बताना दुश्मन देश को. हम क्यों बताएंगे? आप क्या करेंगे? चैरिटी करेंगे, आप अपने टैक्सेस भरिए, दैट इज इनफ. तो मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड जो मेन मुद्दे की बात पे लोग नहीं आ रहे हैं, बिकॉज यू नो पूरा बोलते हैं जैसे कि वॉर का जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो उन रफाल पे डिपेंड नहीं करता, वो उन जहाज़ों पे डिपेंड नहीं करता. देयर इट इज दैट एसेट इज पार्ट ऑफ यू नो, हमारे एसेट्स का पार्ट है वो जहाज़. तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, म्यूजियम में रखने के लिए नहीं है. तो अगर गिरेंगे तो लड़ेंगे, तो गिरेंगे. कोई भी फौजी आप ही की तरह सोचता है? बिल्कुल. क्या ऑफ दी कैमरा या ऑफ दी रिकॉर्ड आप आपस में ये बात नहीं करते कि अरे यार राफेल तो देखो गिर गया, या ये तो हमारा नुकसान है या विफलता है? ऐसा फौजी नहीं सोचता? लेसन्स लर्न हमेशा होते हैं. अगर कुछ भी गलती होती है या कुछ भी यू नो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में या किसी ऑपरेशन, किसी मिशन, छोटे से छोटे मिशन में, जैसे मैं बताती हूँ कि हम पहले ब्रीफिंग करते हैं, फिर वो मिशन करते हैं, उसके बाद डीब्रीफ होता है. और डीब्रीफ में हम डिस्कस करते हैं लेसन्स लर्न क्या थे, मिस्टेक्स मेड क्या थी. तो फौजी बस यहाँ तक ही सीमित है फौजी डिस्कशन भी, जिसमें अगर जहाज़ की बात हुई है, वो क्यों गिरे हैं, अगर गिरे हैं तो, और उससे आगे क्या हमें सीखना है, तो बस इसके अलावा और कोई बात नहीं होती. अब मुझे आप ये भी बताइए कि अगर जंग हो गई, जिसकी हम हमेशा ही चर्चा करते हैं, ये हम पहली बार बात नहीं कर रहे, लेकिन मुझे लगता है हर बार ये उतना ही रेलेवेंट होता है सवाल, कि अगर जंग हो गई तो पाकिस्तान कितने दिन टिकेगा? ये कहना मुश्किल है. डिपेंड करता है कि उसको सपोर्ट कितने देश कर रहे हैं. तो अगर उसको सपोर्ट मिलता है तो वो टिकेगा. बट यस, डेफिनेटली हमारी जो स्ट्रैटेजी रहती है एज अ दुश्मन देश के लिए, तो वो हम प्लानिंग हमारी होती है, जो हम विजन यहाँ पर बैठ के नहीं देख सकते, या मैं नहीं आपको बता पाऊँगी. दैट इज़ ऑलवेज देयर कि हम वॉर, जो अपनी सेना है वो कितने दिन की वॉर के लिए सक्षम है या प्रिपेयर करती है. सो दैट इज़ देयर, वो एक है. बट पाकिस्तान कितने दिन टिकने को, तो वो 2 दिन नहीं टिका ना. आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है. अब वो क्या कर रहा है? वो रीअसेस कर रहा है, रीग्रुपिंग कर रहा है. क्यों? सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने बोला, क्योंकि वो टिक नहीं पा रहा था, उसके पास कुछ नहीं बचा था. अब उसको रीअसेस, रीग्रुपिंग करने के लिए उसको वक्त चाहिए था. वही वो वक्त मैं बोल सकती हूँ, या उसको मिला है, जो भी है. पर नॉनदलेस वी आर रेडी. हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं. हमें भी अगर वक्त मिला है तो व्हाई नॉट यूटिलाइज इट. वो वक्त पाकिस्तान को मिला है, हाँ जी. ये कहने के बाद फिर तो मुझे फिर अगला साइन तो यही समझ में आता है कि वो वक्त अब जब मिल गया है तो आगे फिर वो अब ये करने वाला है. तो वो अगर करने वाला है तो वी आर ऑल्सो रेडी ना. अगर वो करने वाला है तो हम भी अपनी, तो वक्त तो दोनों देशों को मिला है ना.
सो वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो अब देखिए, पहला वार तो जैसा भी हुआ था, यू नेवर नो, दूसरा अगर ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू होता है जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि ये पॉज है, सो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल लेवल पे तैयारियां चल रही हैं। हाँ जी। अगर ऐसा कोई आतंकी हमला पाकिस्तान फिर करेगा, हाँ जी, तो हम उसे वॉर ऑफ एक्ट मानेंगे। बिल्कुल। ये भी भारत की तरफ से कहा गया, हमारे पीएम ने कहा। तो वॉर ऑफ एक्ट के लिए क्या मैं ये मानूं कि ये जितनी तैयारी की जा रही है वो एक साथ भारत झोंक सकता है? बिल्कुल तैयारी, जैसे मैं बोलती हूँ, हमें भारत कभी एस्केलेशन की तरफ हमारा कभी इंटरेस्ट ऐसा नहीं रहता कि हम एस्केलेट नहीं करते। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर भी देखेंगे तो 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था उसका जवाब था 7 मई, तो वी नेवर स्टार्ट। तो एस्केलेशन तो अनडाउटेडली भारत कभी नहीं करेगा, ना स्टार्ट करेगा। बट अगर ऐसा कुछ हरकत भी हमें पता चली तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। तो डेफिनेटली जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा। भारत के कितने राफेल गिरे और भारत को कितना नुकसान पहुंचा, जो लोग ये सवाल पूछते हैं वही लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी का कंपैरिजन भी करते हैं कि एक वो लीडर थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए और एक आप हैं जो ट्रम्प के कहने पे पीछे हट गए। तो ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इस बार का जो हमारी तरफ से एक्शन लिया गया वो नाकाफ़ी था और जो भी हमने स्टेप लिए वो नाकाफ़ी थे। देखिए, एज अ फौजी मैं इस पे कमेंट करने में तो थोड़ी सक्षम नहीं हूँ, बट डेफिनेटली फौज के लिए एक जो हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है हमेशा एक पॉलिटिकल विल के थ्रू होता है। सरकार में जो भी है, चाहे पक्ष है विपक्ष है, जो भी सरकार में है, तो उस जब तक वो पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं बनता। तो मैं बोल सकती हूँ फौज को हमेशा अपनी सरकार के साथ पैरेलल अलाइन होके चलना पड़ता है, तभी हम ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव कर पाते हैं। तो अब ट्रम्प ने क्या कहा, क्यों सीज फायर हुआ है, ये आई डोंट नो, डिस्कशन चलता रहता है ये तो न्यूज़ चैनल्स पे, बट आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दिस। पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना, पाकिस्तान का यूएनएससी में ये बात बोलना, इसके अलावा भी उनके जो अलग अलग मंत्री हैं, कुछ स्टेटमेंट में अगर अपने व्यूवर्स को बताऊं तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इश्क डार साहब, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर उनके शहबाज शरीफ तो हैं ही, डिफेंस मिनिस्टर उनके ख्वाजा आसिफ, इन सब की तरफ से, सारे मंत्रियों की तरफ से एक ही बयान दिया गया और वो ये कि वो भारत से पानी के ऊपर बात करना चाहते हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि खून और पानी एक साथ बह नहीं सकता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान यूएनएससी में जाके अलग चिल्ला रहा है, सारे मंत्री अलग चिल्ला रहे हैं कि हमें पानी के ऊपर बात करनी है। तो क्या ये पाकिस्तान हर जगह, हर फ्रंट पर गिड़गिड़ा रहा है? देखिए शालिनी, बिल्कुल ये गिड़गिड़ाता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान, क्योंकि जैसे कि सीज़ फायर के लिए वो गिड़गिड़ाया था, तो अब पाकिस्तान को एक एक्सपेक्टेशन है कि अब उसकी बात सुनी जाएगी। तो आई डोंट थिंक सो एनी अदर कंट्री इज़ इंटरेस्टेड इन दैट, ये मैटर पे IWT के, क्योंकि जो IWT जब ये ट्रीटी हुई थी वो वक्त कुछ और था और आज का जो वक्त है वो बदल चुका है। आज हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और हमें उस पानी की ज़रूरत है। और इंडिया के पास मैं बोलूँगी वो सिंधु रिवर, वो IWT जो है वो एक कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक एसेट है, तो वो इंडिया क्यों नहीं यूज़ करे? इंडिया डेफिनेटली यूज़ करेगा, तो दिस इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। और अगर आप देखेंगे कितने स्मार्टली इंडिया ने उसको हेल्ड इन अबेंस किया है, उस ट्रीटी को समाप्त नहीं किया, स्टॉप नहीं किया। सो वो स्थगित की गई है और जब हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो वो हो सकता है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए। बट डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तो फ़र्क पड़ेगा। देखिए उसका पूरा मैं बोलूँगी कल्टिवेशन, वहाँ से फार्मिंग उस सिंधु बेसिन पे डिपेंड करता है, तो पानी रुककर उनकी सूखा वहाँ पड़ सकता है, वहाँ पे इश्यूज तो डेफिनेटली आएंगे। जितनी अभी हमने चर्चा की और इतनी एक्सपर्ट जो आप बन पाई, देश जो आपके ऊपर इतना फ़ख्र कर रहा है, सोशल मीडिया पे इतनी आपकी तारीफ़ हो रही है, पाकिस्तान के मंसूबों को जो आप डिकोड कर पा रही हैं, ये आप तब कर पा रही हैं जब आप हमारी वायुसेना में पायलट बनी। लेकिन मैं ये सुन रही थी जब मैं आपके बारे में सर्च कर रही थी कि आप पहले पायलट नहीं बनना चाहती थी, आप मेरे फील्ड में आना चाहती थी, आप जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। बिल्कुल। वो बड़ा नुकसान हो जाता देश का, लेकिन वो स्टोरी क्या है थोड़ा अगर आप वो बताइए। नहीं, बट आई थिंक नुकसान नहीं, अब आई एम ट्राइंग टू डू दैट अगेन। मैं दोबारा से आना चाह रही हूँ इस फील्ड में, बट देन नॉनदलेस यस, मेरा बिकॉज यू नो मुझे इंटरेक्ट करना लोगों से बहुत अच्छा लगता है और मुझे आई वुड से जर्नलिज्म भी एक इस तरह का
प्रोफेशन है जो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी के लिए वैल्यू एडिशन करते हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, सच बोलते हैं। तो बस वही वैल्यू एडिशन जो मैंने एज अ फौजी की, वो मैं तब एज अ जर्नलिस्ट बन के करना चाहती थी। तो यस, दैट वाज इट। कुछ इसके लिए एग्जाम क्लियर किया था या No, कुछ? I had one, but because of some family commitment, I could not give that exam. मैंने forms वगैरह भरे थे और I wanted to get admission there, but नहीं हो पाया, fortunately. हाँ. तो अभी मैं I landed up in Air Force then. तो फैमिली क्या चाहती थी, आप जर्नलिस्ट बने या आप पायलट बने? मेरी फैमिली ने कभी मुझे प्रेशराइज एक्चुअली किया ही नहीं कि क्या बनना है क्या नहीं। तो अगर मेरी मॉम की सुनोगे तो वो तो ये चाहती है कि मैं प्रोफेसर बन जाऊँ और टीचर बन जाऊँ, लोगों को जाके पढ़ाऊँ। तो वो ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मुझे हमेशा घर से बाहर निकल कर और कुछ एक डिफरेंस देखने को मिलता है ना दूसरों की लाइफ में, तो वो करने का बहुत मन था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं फ़ौज ज्वाइन करूँगी। सिंस मेरे ग्रैंडफादर वाज इन दिल्ली पुलिस, तो उनकी यूनिफॉर्म देख के भी बहुत ही अच्छा लगता था हमेशा, आकर्षित होती थी मैं यूनिफॉर्म देख के। तो मुझे लगता था कभी यूनिफॉर्म पहननी है, ये नहीं सोचा था कि कौन सी यूनिफॉर्म पहननी है, बट कोई यूनिफॉर्म तो पहननी है। बट ग्रेजुअली विद टाइम कहीं ना कहीं मेरे गोल्स अलाइन होते रहे। जैसी लाइफ में सिचुएशंस हुई, आई रिमेंबर वॉचिंग द मूवी बॉर्डर, जहाँ पे लास्ट में एयरफोर्स आती है, तो उस दिन लगा कि ऐसा कुछ करना है। तो एंड फ्लाइट, यस, बिकॉज माई सिस्टर वॉज फ्लाइंग। तो कहीं ना कहीं सब अलाइन होके मुझे लगा कि मैं फ़ौज, और वो भी फ़ौज में पायलट बनना चाहती हूँ। और ये जितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है गिनी की, उतनी इंटरेस्टिंग लव लाइफ भी है, राइट? आई डोंट नो, यस, इंटरेस्टिंग। हाँ, ये कैसे हुआ थोड़ा? इंटरेस्टिंग तो नहीं बोल सकते, बट हाँ थोड़ी हटके है, क्योंकि आई मेट माई हस्बैंड फ्लाइंग करते वक्त हम मिले। तो ही वॉज अ फाइटर पायलट एंड देन ही कन्वर्टेड टू, सिंस मैं ट्रांसपोर्ट जहाज़ उड़ा रही थी, उन्होंने ट्रांसपोर्ट्स में कन्वर्ट किया, वो ट्रांसपोर्ट जहाज़ फ्लाई कर रहे थे। तो हमारी कमांडिंग ऑफिसर के साथ एक सॉटी, जिसको बोलते हैं फ्लाइंग चल रही थी। सो ही वाज सिटिंग ऑन द कैप्टन सीट और हम लोग खड़े थे पीछे, और मैंने उनकी फ्लाइंग देखी। बहुत ही मैं बोलूँगी स्ट्रेट एंड लेवल, और बिल्कुल जो इंस्ट्रूमेंट्स थे टकाटक, कोई इधर से उधर नहीं मूव हो रहा था। तो उनकी फ्लाइंग देख के मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गई। एंड इवेंचुअली फिर हमारी बात हुई, और फिर नाउ आई एम मैरिड विद 2 किड्स। तो कोई घर में कोई प्रॉब्लम रही हो या मना किया हो, कोई स्ट्रगल करना पड़ा हो उसके लिए? अब मैं वही बताना चाहती हूँ। देखिए, सी आई बिलोंग टू अ जाट फैमिली, हाँ, और जाटों में थोड़ा सा रहता है कि जाटों में ही शादी करो और ऐसा करो। बट मेरे साथ सिंस मैं फ़ौज में आ गई थी, फ़ौज में तो हमारे लिए जाति तो बहुत दूर की बात है, हम धर्म भी हम नहीं मानते। तो मुझे लगा ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि ठीक है, मैं लड़का अब मेरे ही उसमें काम करता है प्रोफेशन में, तो सब लोग मान जाएंगे। तो बट नहीं, उनको थोड़ा सा हुआ था, बट फिर मान गए, उनको मनाना पड़ा। बिकॉज माई हस्बैंड इज़ अ मराठी, ही इज़ फ्रॉम बॉम्बे, मुंबई। तो थोड़ा सा मनाना पड़ा, बट वो मान गए। आपको ही मनाना पड़ा, उनको नहीं मनाना पड़ा अपने घर में? आई डोंट थिंक सो, उनको इतनी मेहनत लगी, मुझे ज़्यादा लगी। थोड़े से जाट स्ट्रिंजेंट होते हैं। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, उनको नहीं। और बताओ, हम तो रोज़ रील देख रहे हैं और ऐसी खबरें सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो लोग कह रहे हैं कि मराठी में बोलो, तुम हिंदी में क्यों बात कर रहे हो, निकलो यहाँ से। तो यस, आई हैव लर्न मराठी यार। मैं अपने बच्चों को लल्लाबाइज जो सुनाती हूँ मराठी में, दैट इज़ माई इंटरेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लैंग्वेज इतनी प्यारी है कि मैंने एज अ नॉर्थ इंडियन आई हैव लर्न मराठी। माझा नाव गिनी आहे। हाउ स्वीट। और मतलब वो मेहनत आगे भी जारी रही। ठीक है, इसके अलावा मुझे आप फटाफट से अब ये भी बता दें कि आपका जो इतना लंबा अनुभव रहा है, उसमें कोई बहुत इंटरेस्टिंग सा अगर किस्सा था? देखिए, किस्से तो ऐसे फ़ौज में बहुत सारे रहे हैं, और ज़्यादातर ना पोस्टिंग्स, जब आप हार्ड एरिया में पोस्टिंग्स काटते हैं तो वो जहन में हमेशा रह जाती हैं। तो इंटरेस्टिंग किस्सा, आप क्या फ्लाइंग का किस्सा जानना चाहते हैं? फ्लाइंग का, ओके, फ्लाइंग का मैं आपको बताती हूँ। सिंस एयरफोर्स में ना, बिकॉज हम हवा में होते हैं, तो हमारे पास ऑन ग्राउंड बताने के लिए किस्से थोड़े कम होते हैं, क्योंकि हमारे जो किस्से होते हैं वो हमारे और हमारे जहाज़ के बीच में ही रह जाते हैं। तो यू एक्चुअली कांट टेल पीपल। तो एक किस्सा था, मैं जब अपने कश्मीर में एक बेस, वहाँ पे मैं पोस्टेड थी, तो हम अपना नॉर्मल रूटीन ISR मिशन जो है, हम
एडवर्सरीज की तरफ, दुश्मन देश की तरफ इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए देखते हैं, ऐसे वो दुश्मन देश भी हमारी तरफ करता है। तो वो रूटीन सॉर्टी थी, वो हम कर रहे थे, तो सडनली मेरे शेल्टर में इट वाज अ ड्रोन सॉर्टी, ड्रोन फ्लाइंग चल रही थी, और मेरे शेल्टर में नॉक होता है, और मैंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ पे एक आदमी खड़ा है, और क्योंकि ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर बट यू कुड मेक आउट, क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, दाढ़ी बड़ी थी, और वो लोकलाइट्स की तरह वहाँ पे रहते हैं। तो फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि मैम आई एम मेजर सो एंड हमें आपकी मदद चाहिए। तो हमें लगा हम क्या मदद कर सकते हैं, तो हमें पता चला कि वहीं पास ही के गाँव में एक ऑपरेशन चल रहा था, एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश चल रही थी, और वो किसी घर में छुपा था। तो जैसे कि आर्मी का, हमारे फौज का हमेशा सेम रहता है कि सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, सो दे वांटेड आवर सपोर्ट एज अ एरियल व्यू बोल सकते हैं, जो जीडीसीसी एक ग्राउंड डेटा कंट्रोल सेंटर नीचे है, तो हम उसको असिस्ट करते हैं एरियल व्यू देकर कि वहाँ पर सिविलियंस हैं, उन्हें वहाँ से बाहर निकालिए, और वहाँ पे टेररिस्ट छुपा है, आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। तो दैट्स हाउ वी सपोर्टेड दैट आर्मी की पूरी टीम को, और बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जितनी अब तक मेहनत की है वो काम आई। तो डेफिनेटली दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग मिशन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया एक। थैंक यू सो मच किनी जी, आपने इतना टाइम भी दिया, और जैसा आपने बताया कि आप अभी भी वो जो जर्नलिस्ट बनने वाली जो जंग है वो उसमें कूद सकती हैं, कूदना चाहती हैं, दिल में वो अरमान अभी भी बाकी है। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आज कुर्सी के उस तरफ आप हैं, लेकिन इस तरफ आप आए और उधर कोई और बैठे, और आप ड्रोन्स में भी कुछ करना चाहती हूँ, एंड आई एम करंटली वर्किंग ऑन अ प्रोटोटाइप बिल्डिंग। आई होप मैं अपने देश के लिए फिर से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। सो वी वर्किंग ऑन सम R&D प्रोजेक्ट, सो लेट्स सी क्या होता है उसका। बहुत सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको। और फौजी से तो हम जब भी मिलते हैं या जब भी हम लैंडिंग कर रहे होते हैं, ये मेरा जो पूरा पॉडकास्ट है उसमें हम हमेशा टेक ऑफ और लैंडिंग की बात करते हैं, तो जाते जाते आपको जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू।